एक शोधार्थी हूं। इतिहास के पन्नों को पलटना और अतीत के गलियारों में घूमना फिरना मुझे अच्छा लगता है। कुछ रोज पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है गुड़ियानी गांव में बाबू बाल मुकुंद की पैतृक हवेली में ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। बस उसी दिन मैं पहुंच गया गुड़ियानी, पर बाबूजी की हवेली पर तो ताला लगा था। उनकी हवेली की जर्जर अवस्था देखकर मन बहुत दुखी हुआ। मैं वापस लौट आया, सिंगल न्यूज एजेंसी से बाबूजी का साहित्य लिया और बैठ गया रात को पढ़ने के लिए। पढ़ते पढ़ते रात के 2 बज गए और जब सोने गया तो पहुंच गया सपनों की दुनिया में। मैं एक बार फिर गुड़ियानी गांव में था और इस बार हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। जब अंदर पहुंचा तो देखा सामने की कुर्सी पर बाबूजी बैठे थे अपने मित्र के साथ। बाबूजी नमस्कार। तुम? बाबूजी मैं रेवाड़ी से आया हूं और एक शोधार्थी हूं। आओ आओ, कहो कैसे आना हुआ? बस बाबूजी आपके दर्शन करने चला आया। आ जाओ, बैठो। पर पहले ये बताओ क्या लोगे? छाछ पियोगे ना? अरे बाबूजी आपके बारे में इतना कुछ पढ़ा है लिखा है, बस आपके मुख से जानना चाहता था। अरे नहीं नहीं, पर औपचारिकता की कोई बात नहीं है। अरे माधव बेटा, जरा 3 गिलास छाछ लाना। हाँ, अब बताओ क्या जानना चाहते हो? पहला तो यही बाबूजी कि आपने लिखना कब शुरू किया था? लिखने का शौक तो बचपन से ही था। यहां रखो बेटा। बालक ही था जब मैंने एक कविता लिखी थी, भैंस का स्वर्ग। वही मेरी पहली रचना, समझ लो। बाबूजी वो कविता अगर सुना सके तो। अरे अब इतने साल पुरानी बात है, इतना याद थोड़ी रहता है। पर बाबूजी आपकी संदूकची में तो आपकी सभी रचनाएं पड़ी हुई हैं, उन्हें निकालिए ना, हम भी सुन लेंगे। पर भाई वो संदूक की खगालना भी अब आसान थोड़ी है। खैर माधव बेटा, जरा मेरी संदूक की पकड़ाना। इतने कागज इकट्ठे हो गए हैं, ढूंढनी पड़ेगी। इतनी कतरने, इतने रजिस्टर, देखता हूं शायद मिल जाए। हाँ, ये रही, भैंस का स्वर्ग। बाबूजी बस कुछ ही पंक्तियां सुना दीजिए। सुनो। भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस खड़ी पगुराती है, कुछ कुछ पूंछ उठाती है और कुछ कुछ कान हिलाती है। दोस्तों तक का जंगल है और हरी घास लहराती है। हरियाली ही दीख पड़े है, दृष्टि जहां तक जाती है। कहीं पे सरसों की क्यारी है, कहीं कपास के खेत घने। कहीं पे सरसों की क्यारी है, कहीं कपास के खेत घने। में निकले मनो बिनोले, अथवा दड़ियो खली चने, अथवा दड़ियो खली चने। वाह वाह, बड़ी मजेदार कविता है। हाँ भाई हाँ। बाबूजी इसमें तो पूरी किसानी संस्कृति का चित्रण है। भाई भैंस तो एक बहाना है, असली उद्देश्य तो गांव के वातावरण को दिखाना है। बाबूजी एक कवि होने के नाते आपकी दृष्टि हर ओर जाती थी, छोटी से छोटी चीज की तरफ भी। भाई वो कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक कहा भाई। बाबूजी आपने तो किसानों की दुर्दशा का भी वर्णन किया है। हाँ, किसानों पर मैंने बहुत लिखा है। उसकी भी कुछ पंक्तियां सुनाइए ना बाबूजी। एक कविता लिखी थी, मैं ढूंढता हूं शायद मिल जाए। हाँ, मिल गई। सुनो। जिनके कारण सब सुख पावें, जिनका बोया सब जन खावें, हाय हाय उनके बालक नित भूखों के मारे चिल्लावें। हाय जो सबको गेहूं दे, वो ज्वार बाजरा खाते हैं।
वो भी जब नहीं मिलता तब वृक्षों की छाल चबाते हैं। जिन बेचारों के तन पर कपड़ा छप्पर पर फूस नहीं, जिन बेचारों के तन पर कपड़ा छप्पर पर फूस नहीं, खाने को 2 सेर अन्न नहीं, बैलों को तृणतूष नहीं। नग्न शरीरों पर उन बेचारों के कोड़े पड़ते हैं। माल माल कहकर चपरासी भाग की भांति बिगड़ते हैं, भाग की भांति बिगड़ते हैं। ओहो, कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं। सही कहा भाई, बड़ी मार्मिक पंक्तियां थी। बाबूजी, आपने भक्ति रचनाएं भी तो लिखी हैं, उनमें से कुछ सुनाइए ना। हाँ, भक्ति रचनाएं लिखी थी। हमने राम जी से विनती की है, एक कविता है वो सुनाता हूं, शायद मिल जाए। हाँ, ये रही, मिल गई। सुनो। अब तुमसे विनती यहे राम गरीब नवाज, इन दुखिया अखियान में बसे आपको राज। कर ही दसरो आपको दुख ताप सब भूल, पुनि भारत सुख में करो हो राम अनुकूल, हो राम अनुकूल, हो राम अनुकूल। बाबूजी, ये भक्ति रचना तो है, पर इसमें आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सब देश और समाज के लिए मांगा है। भला ऐसा क्यों? अरे भाई, देश गुलाम था, अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में अपने बारे में कुछ सोचता ही नहीं था, बस एक ही लगन थी, किसी तरह गुलामी का कलंक मिट जाए। तो बाबूजी, इस तरह तो आपने आजादी की लड़ाई भी लड़ी है। बाबूजी ने तो सोए हुए समाज को जगाने के लिए भी बहुत कुछ लिखा। तो बाबूजी, राष्ट्रीय चेतना पर भी कुछ सुनाइए ना। राष्ट्रीय चेतना पर एक कविता थी मेरी, मैं वो ढूंढता हूं, शायद मिल जाए। अब बहुत दिन हो गए ना। बस कुछ ही पंक्तियां हो जाएं बाबूजी। हाँ, मिल गई। सुनो। आओ एक प्रतिज्ञा करें, एक साथ जीवे मरें, भोग विलास सभी छोड़, बाबूपन से मुंह लो मोड़, छोड़ो सभी विदेशी माल, अपने घर का करो ख्याल, अपनी चीजें आप बनाओ, उनसे अपना अंग सजाओ, माल विदेशी दूर भगावें, अपना चरखा आप चलावें, अपना चरखा आप चलावें। यानी स्वदेशी अपनाने की अपील। बिल्कुल ठीक भाई। बाबूजी, आपकी रचनाओं में व्यंग का जो पुट था, उसकी बहुत चर्चा होती है, उसकी भी कुछ वानगी हो जाए तो। हमने बंगाल के विभाजन पर कुछ लिखा था, वो सुनाता हूं तुम्हें। हाँ, ये रहे, कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। रह न सका भारत का लाट, तो भी बंग किया दो पाठ, बेशक मिली उधर से लात, किंतु यहां तो रह गई बात। लाट साहब का अच्छा मजाक बनाया है। हाँ भाई। बाबूजी, आपकी एक रचना वो भी थी ना, करजन नामा। भाई, उसमें तो बाबूजी ने लॉर्ड कर्जन का जोकर ही बना के रख दिया। बाबूजी, उसकी भी कुछ पंक्तियां हो तो। हाँ, एक कविता थी मेरी लॉर्ड कर्जन का, में थोड़ा हमने सुनाता हूं, कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, सुनो। झांझ झमाझम ढोल धमादम कौन बजाता आया, झांझ झमाझम ढोल धमादम कौन बजाता आया, सब कुछ उलट पुलट कर डाला, सब संसार कपाया, मैं वो ही हूं झट से यूं श्री कर्जन ने फरमाया, मैं वो ही हूं झट से यूं श्री कर्जन ने फरमाया, आलीशान पुरुष हूं मुझसा कोई कभी ना आया, मुझसा कोई कभी ना आया। बाबूजी, और जो आपने सर सैयद पर व्यंग्य किया था, वो मेरी एक कविता थी, सर सैयद का बुढ़ापा। सर सैयद का बुढ़ापा? हाँ, उसकी भी कुछ पंक्तियां बाबूजी हो जाए तो। भाई अब ढूंढनी पड़ेगी, रुको जरा। हाँ, सर सैयद का बुढ़ापा सुनो। बहुत जी चुके बूढ़े बाबा चलिए मौत बुलाती है,
बहुत जी चुके बूढ़े बाबा चलिए मौत बुलाती है, छोड़ सोच मौत से मिलो जो सबकी सोच मिटाती है। करके द्रोह दीन दुखिया लोगों से क्या पद पाओगे, करके द्रोह दीन दुखिया लोगों से क्या पद पाओगे, अपना नाम बड़ा कर लोगे देश का नाम मिटाओगे। अपना नाम बड़ा कर लोगे देश का नाम मिटाओगे। वाह बाबूजी वाह। बाबूजी, गुलामी के दिनों में इस तरह की कविताएं लिखना बड़े साहस की बात रही होगी। हमने पंजाब में लॉयल्टी पर भी लिखा था। पंजाब में लॉयल्टी? हाँ, एक कविता थी हमारी, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूं तुम्हें। सबके सब पंजाबी अब है लॉयल्टी में चकनाचूर, सबके सब पंजाबी अब है लॉयल्टी में चकनाचूर, सारा ही पंजाब देश बन जाने को है लायलपुर। खान बहादुर राय बहादुर कितने ही सरदार नवाब, खान बहादुर राय बहादुर कितने ही सरदार नवाब, सब मिलजुल कर लूट रहे हैं लॉयल्टी का खूब सवाब, सब मिलजुल कर लूट रहे हैं लॉयल्टी का खूब सवाब। ऐरा गहरा नत्थू ठहरा सब पर इसकी मस्ती है, ऐरा गहरा नत्थू ठहरा सब पर इसकी मस्ती है, लॉयल्टी लाहौर में अब तो भूसे से भी सस्ती है। लॉयल्टी लाहौर में अब तो भूसे से भी सस्ती है, लॉयल्टी लाहौर में भैया भूसे से भी सस्ती है। वाह भाई वाह, क्या कविताएं हैं। बिल्कुल। कविताएं क्या तुकबंदियां हैं। बाबूजी, आपने तो गद्य में भी बहुत कुछ लिखा है। बाबूजी तो गद्य के जनक कहे जाते थे। बाबूजी, ये शिव शंभू के चिट्ठे क्या थे? भाई, अपने पत्र भारत मित्र में हम अंग्रेजी शासकों के खिलाफ खुली चिट्ठी लिखा करते थे। पर ये शिव शंभू कौन था? कोई नहीं, बस एक काल्पनिक पात्र, एक गंजेड़ी जो काशी के तट पर बैठकर सिलबट्टा रगड़ता था, एक आम आदमी जो अंग्रेजी तानाशाहों की चालों की पोल खोलता रहता था। तो उनमें से कोई चिट्ठा सुनाइए ना। भाई, हमने चिट्ठे तो बहुत लिखे थे, मैं ढूंढता हूं, कोई मिल जाता है तो सुनाता हूं। जरूर बाबूजी। एक चिट्ठा सुनाता हूं तुम्हें, सुनो। लॉर्ड कर्जन के नाम हमने लिखा था। आपने माई लॉर्ड जब से भारत में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है, या सचमुच कोई करने योग्य काम भी किया है, अपना ख्याल ही पूरा किया है, या यहाँ की प्रजा के लिए कुछ कर्तव्य पालन भी किया है। हिसाब कीजिए, नुमाइशी कामों और भड़कबाजी के सिवा कौन सा काम किया है। एक और चिट्ठा लिखा था हमने जिसमें शिव शंभू कहता है, क्या श्रीमान बता सकते हैं कि आपने 6 साल के लंबे शासन में इस देश की प्रजा को क्या जाना। जो पहरेदार सिर पर फेटा बांधे हाथ में बंदूक लिए काट के पुतले की तरह हौस के द्वार पर खड़े रहते हैं, कभी आपने पूछा कैसी गुजरती है। क्या कभी शहर तमाशे में टहलने के समय इस देश के किसी आदमी से कुछ बातें करने का अवसर मिला। आगे हमने लिखा है, यदि किसी दिन शिव शंभू के साथ माई लॉर्ड नगर की दशा देखने चलते तो देखते कि इस महानगरी की लाखों प्रजा भेड़ों और सूअरों की तरह गंदी झोपड़ी में पड़ी लौटती है। उन्हें आजीवन पेट भर अन्न और शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता। जिस ब्रिटिश राज्य में प्रजा की यह हालत हो तो हम क्या कहें, उस राज्य की जय बोलें। क्या उसके प्रतिनिधि को हाथी पर बिठाकर उसका जुलूस निकालें। बाबूजी, आप इतने निर्भीक हुआ करते थे, आप तो नेता भी तो बन सकते थे। अरे भाई, नेताओं की तरह भाषण देना हमें तो आता नहीं था। हम तो सिर्फ लिखना जानते थे, और एक जगह हमने कुछ लिखा भी था। सुनाइए बाबूजी, क्या लिखा था? हमने लिखा था, चाहूं तो कलम लेके दिल सबका करूं पानी, चाहूं तो कलम लेके दिल सबका करूं पानी, चाहूं तो कलम लेके दिल सबका करूं पानी, इस बात में नहीं कोई भी मेरा सानी, इस बात में नहीं मेरा भी कोई सानी, इस बात में नहीं मेरा भी कोई सानी, पढ़ पढ़ मेरी लिखावट लाटों की मरे नानी,
पढ़ पढ़ मेरी लिखावट लाटों की मरे नानी, एक काम में हूं कच्चा गो खूब खाक छानी, आती नहीं मुझको तकरीर मुंह जबानी, तकरीर मुंह जबानी। वाह बाबूजी वाह। अच्छा बाबूजी एक बात बताइए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ आपका युद्ध चलता रहा, भला वो क्या था? अरे युद्ध तो क्या, साहित्यिक नोकझोंक थी। द्विवेदी जी अपने आप को भाषा का बहुत बड़ा विद्वान समझते थे, हमेशा दूसरों के लिखे में गलतियां निकालते रहते थे। हमने उनकी गलतियां निकाल दी, बस इतना ही था। बाबूजी आपने देश के लिए, साहित्य के लिए इतना कुछ किया, क्या आपको संतुष्टि है? हमसे जो बन पड़ा हमने किया, बस एक बात का अफसोस रहा, जीते जी देश को आजाद होता नहीं देख पाए। पर बाबूजी आपकी आत्मा तो यह देखकर प्रसन्न हो रही होगी कि आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वास्तव में हमारी आत्मा बहुत प्रसन्न है। बाबूजी हम आपके जैसे लेखक बन पाए, आपके जैसे पत्रकार बन पाए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। ईमानदार बनो, देशभक्त बनो, निर्भीक बनो, यही मेरी कामना है। बाबूजी बाबूजी कहां गए? और जब मेरी आंख खुली तो मुझे समझ में आया ये तो एक सपना था। चलो भाई, सपने में ही सही, कम से कम बाबूजी से भेंट तो हुई और इस बात का भी विश्वास हो गया कि बाबूजी की आत्मा यहीं बसती है, बाबूजी कहीं नहीं गए हैं, बाबूजी अमर हैं और अमर रहेंगे। आप भी मेरी आवाज में अपनी आवाज मिलाइए, बाबूजी अमर रहें, बाबूजी अमर रहें, बाबूजी अमर रहें, बाबूजी अमर रहें, बाबूजी अमर रहें।